हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट्स हब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो में मैं सिंगल वीडियो में आप सबके साथ कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करूँगी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई गई, इसके फंक्शन, कमिटी एंड जितनी भी डिटेल्स हैं, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखें। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल में समझाना चाहूँगी कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। जनरली आपने अपने घर में देखा होगा, घर में कौन होता है? हम होते हैं, हमारी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन होते हैं, सब लोग, ठीक है, ये हमारी फैमिली होती है। तो इसमें राशन आता है, हमारे खाने पीने का सामान, एवरीथिंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे लेट सपोज शुगर, जैसे 1 मंथ में 5 kg शुगर कंजप्शन अगर है और शुगर के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसका कंजम्पशन जो है कम कर देती हैं, उसे फिर 4 kg कर देती हैं। मान लीजिए एप्पल जब 100 रुपीज़ kg मिलता है तो खूब घर में खाए जाते हैं। यही एप्पल जब हो जाता है 250 kg या फिर और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो एप्पल का कंजम्पशन प्राइस ज़्यादा होगा, एप्पल का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा घरों में। नॉर्मली अगर देखा जाए एप्पल की जगह हम उसके सब्स्टिट्यूट ला देते हैं, बनाना खाने लगते हैं, तो इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से हम जो अपने घर में मनी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, ये हमारे मम्मी के टूल्स होते हैं, राइट। इसे मैं मम्मी टूल्स लिख देती हूँ। और ये करता क्या है, ये करता है कंट्रोल पापा की सैलरी क्या, मनी फ्लो। वैसे ही ये हमारे घर की बात हो रही थी, ठीक है, हमारे अपने घर की बात हो रही थी। लेकिन अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो हमारा पूरा इंडिया है, अब यहाँ पे महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन जब बढ़ने लगता है या फिर डिफ्लेशन मंदी आ जाती है, ये दोनों चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं, कैसे बढ़ने लगेंगी? जैसे एक हमारा होता है मनी फ्लो, जैसे मनी फ्लो हमारा एक लेवल में होना चाहिए, ठीक। मनी अपने लेवल से ज़्यादा अगर बढ़ने लगेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंक लोन ज़्यादा बांटेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी, इस तरह करके फिर आपका मनी फ्लो ज़्यादा होगा। तो इससे आपका आता है इन्फ्लेशन। अब यही अगर मनी फ्लो एक लेवल से, जो हमारा आइडल लेवल है, उससे अगर कम हो जाए तो क्या होगा? बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं देगी तो लेट सपोज मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा सामान, लोग क्या करेंगे? कटौती करेंगे चीज़ों में, अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे, काम नहीं होगा, गरीबी आएगी, मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा। इससे क्या होगा? आपने सुना होगा डिफ्लेशन आएगा। आपने बहुत पहले सुना भी होगा कि अमेरिका में एक बार रिसेशन आया था। तो यही रीजंस होते हैं कि मनी फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, या हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या हद से कम हो जाए एक लेवल से तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो हमारी मम्मी के टूल्स तो आपने देख लिए, वो कंजम्पशन कम कर देती हैं, सब्स्टिट्यूट ले आती है। तो अब कंट्री में ये सब हो रहा है तो कंट्री में कौन करेगा? कंट्री में तो सिर्फ अकेले मेरी मम्मी तो पूरा काम नहीं कर सकती ना, कि वो मनी फ्लो कंट्रोल कर ले ना, हम सबकी मम्मीज़ आपस में मिल करके मनी फ्लो कंट्रोल कर पाएंगी। तो फिर अब पैसा कहाँ से आता है? बैंक से आता है। और बैंक्स के पापा कौन हैं? बैंक्स के पापा RBI। तो इस टाइम पापा का रोल होगा, पापा। और सिर्फ पापा अकेले मिलके ये नहीं कर सकते हैं, पापा के साथ साथ जो कंट्री के पापा हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़। और बैंक्स के पापा मनी फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उन्हें कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बैकग्राउंड पूरा आपको दे दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर बनाई क्यों जाती है, इनका रोल क्या होता है। अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया मम्मी पापा वाले एग्जाम्पल से, आप ऐसे तो वो बता नहीं सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मैं एक नया पेज ले लेती हूँ जिसमें आपको लिख के ईज़िली बता सकूँ। आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ टूल of RBI
control money flow in the market. For development and financial stability. मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल होता है। किसका टूल है? आरबीआई का टूल है। किस लिए है? कंट्रोल करने के लिए मनी फ्लो, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पे? मार्केट में। क्यों ये मनी फ्लो को कंट्रोल क्यों करना है? डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियसली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, और कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो आपको यही डेफिनेशन बतानी है। ये बहुत मतलब समराइज डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी की, कि मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है आरबीआई का मनी फ्लो कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब बात की जाए मॉनेटरी पॉलिसी की, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी ईयरली आती है या डेली आती है? डेली मीन्स एवरीडे, रोज़ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता रहता है, या साल में एक बार बनाता है, या फिर 6 मंथ में बनाता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कब बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो आंसर इज़ इन एवरी 2 मंथ्स। इसे आप बाय मंथली भी कह सकते हो। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली बनाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट चल रहा है 2022-23 की बात करें, तो आरबीआई ने पहली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई वो है 1 अप्रैल को, देन सेकेंड जो मीटिंग होगी वो होगी आपको जून में, अप्रैल में के लिए 2 मंथ्स के लिए हो गई, देन जून जुलाई वाली हो गई जून में, देन थर्ड होगी अगस्त, फोर्थ इज इन अक्टूबर, देन 5th मीटिंग होती है आपकी दिसंबर में, देन 6th मीटिंग फेब। तो अगर आप देखें हर 2 महीने में मीटिंग है। अप्रैल मई के लिए भी अप्रैल में हो जाती है, देन जून जुलाई की जून में हो जाती है, अगस्त सितंबर की अगस्त में, देन अक्टूबर नवंबर की अक्टूबर में, दिसंबर जनवरी की हो जाती है दिसंबर में, देन फेब और मार्च की फेब में, देन अप्रैल से तो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि साल में 6 टाइम्स तो जनरली ये होती ही है मीटिंग। लेकिन क्या ये फिक्स है कि ये 6 बार ही होनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट 4 टाइम्स तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होनी ही चाहिए। 4 टाइम्स फिक्स होता है। जैसे कुछ सिनेरियोज रहे हैं जिसमें 6 से ज़्यादा बार भी हो गई है। जैसे एग्जांपल हम ले 2021 फाइनेंशियल ईयर देखा जाए, जब कोविड था, कोविड की वजह से ये मीटिंग आपकी 7 टाइम्स हुई थी। आपको पता है 7 टाइम्स हुई थी। तो इस तरह करके एटलीस्ट 4 टाइम्स तो होनी ही चाहिए ये मीटिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको इसे समराइज्ड वे में बता दिया है। अब साथ में अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो अभी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव आपको बताया कि ये डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाई जाती है। तो चलिए अब मैं आपको प्रॉपर एक समराइज्ड वे में बता देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है कि जितना भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे मेंशन है। इंडिया में जो भी मनी फ्लो कंट्रोल करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। फिस्कल पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बनाने का? ये होता है ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और इसकी डेफिनेशन भी अभी मैंने आपको बताई है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ टूल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द मार्केट फॉर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली होती है, और जो एवरी 2 मंथ्स में आती है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ये होती है आपकी बाय मंथली, जिससे आपको रिवाइज करने में इजी रहे।
ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई कब गई फर्स्ट टाइम, या फिर जब मॉनेटरी पॉलिसी नहीं था तो उससे पहले हम लोग कैसे मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल करते थे, आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी। चलिए अब आपको मैं पास्ट में ले जाती हूँ बिना टाइम मशीन के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये हमारी 2016 से स्टार्ट हुई है उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन में, और फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी वो हुई थी 3 अक्टूबर 2016 को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को शॉर्ट में एमपीसी कहा जाता है। इससे पहले टीएसी मतलब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी एमपी से पहले वर्क करती थी, एमपीसी से पहले। ये मैं शॉर्ट में भी मेंशन कर देती हूँ, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। पर क्या हमेशा से टैक ही वर्क करता था? नहीं, इसका आंसर है नो। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के बाद बात किया जाए तो 2014 में आते हैं। इसमें क्या हुआ, बहुत बड़े चेंजेस आए। इंडियन फाइनेंशियल कोड, आपने सुना होगा इसके बारे में अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स। तो इंडियन फाइनेंशियल कोड आईएफसी हमारी एनडीए गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। इसमें क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या रहेंगे, 3 मेंबर्स हमारे आरबीआई के रहेंगे और 4 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहेंगे, 4 मेंबर्स, ठीक। लेकिन फिर 2016 से बात किया जाए तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होने लगे, जिसमें 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद होते हैं। तो फिर से इसे मैं समराइज़ कर देती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी आई 2016 से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई 2016 से, जिसकी पहली मीटिंग 3 अक्टूबर 2016 को हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हमारे कंट्री में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी काम करती थी, जो कि अब नहीं करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी आई उर्जित पटेल कमेटी जी के पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। पर क्या ये हमेशा से 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2014 में जब हमारी एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बहुत चेंजेस लाए। उन्होंने इंडियन फाइनेंशियल कोड जब लागू किया तो उसके अकॉर्डिंग था कि उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनी। फिर उसमें पहले तो आरबीआई के 3 मेंबर्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 मेंबर्स होते। धीरे धीरे फिर इसमें मतलब सुधार लाते लाते फिर ये 6 मेंबर हुए, जिसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है, 3 मेंबर आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब 3 मेंबर जो आरबीआई के होते हैं वो कौन होते हैं? ये तो एक तो हमारे गवर्नर होते हैं, शक्तिकांत दास जी तो रहेंगे ही रहेंगे। देन डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा जी। देन सेंट्रल बोर्ड मृदुल से एक मेंबर होते हैं, जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड मैंने आपको पढ़ाया था उससे ही मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ से एक मेंबर सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें मृदुल सागर जी हैं एट प्रेजेंट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 मेंबर्स होते हैं ये भी काफ़ी पढ़े लिखे अपने फील्ड में जो मास्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर ली जाए या फिर इकॉनमी या फाइनेंस में ही हम जैसे लोग को नहीं सेलेक्ट किया जाता है, जिनका डीप नॉलेज हो इकोनॉमिक्स वगैरह में, उन्हें ही रखा जाता है, जिसमें आशमा गोयल जी हैं, शशांक भिड़े जी हैं, जयंत वर्मा जी हैं, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, टूल्स। आई नो आप बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हो सिर्फ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में जानने को। तो चलिए अब मैं आपका वेट ओवर करती हूँ। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आरबीआई के टूल्स। तो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट लाने के लिए, तो ये कैसे हो जाता है? आरबीआई ऐसा क्या कर देती है कि मनी फ्लो कम हो जाता है, मनी फ्लो रुक जाता है या मनी फ्लो बढ़ जाता है? ऐसा क्या करती है आरबीआई? तो आरबीआई ये टूल्स यूज़ करती है, जिसमें एक तो होते हैं डायरेक्ट टूल्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मतलब कि इसमें सीधा सीधा कंट्रोल आरबीआई का है, और इनडायरेक्ट टूल्स आरबीआई मोस्टली ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ से यूज़ करती है। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल आरबीआई का नहीं होता है। आरबीआई एक तरह से देखा जाए तो इम्पैक्ट भी चेक करने के लिए कभी कभी इनडायरेक्ट टूल्स का यूज़ करती है मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो डायरेक्ट टूल्स के अंदर आपके आते हैं सीआरआर, एसएलआर, जिसे आप कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नेम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट टूल्स में आते हैं आरआर मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देन बैंक रेट, एमएसएफ,
ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो चलिए अब इन टूल्स को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक चार्ट प्रिपेयर करके रखा है जिससे कि मुझे बहुत ईजी हो जाए आप सबको एक समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करना और आपके लिए भी इजी हो जाए समझना। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, CRR क्या है, SLR क्या है। तो आज से समझिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ये टॉपिक में बिल्कुल घोल के पिला दूँ कि आप से इन फ्यूचर कोई नींद में भी पूछ लेना कि CRR क्या है या SLR क्या है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप फटाक से आंसर दे दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CRR पढ़ते हैं। तो CRR को हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो के नेम से। अब ये होता क्या है कि ये तो इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि कोई कैश है और इसे कहीं रिज़र्व करने की बात हो रही। तो कहाँ रिज़र्व करते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। वैसे यहाँ पे मैं पेयर करना चाहती हूँ, मैं इधर वर्क में आपको बताती हूँ। मैं आपको CRR के लिए 2 ऑप्शन दे रही हूँ। बैंक कैश रिज़र्व करेगा, एक तो है बैंक में ही ऑब्वियसली रिज़र्व का काम होता है। हम सब अपने पैसे बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। तो क्या बैंक में ही रिज़र्व करेगा या फिर बैंक कहीं और मतलब अपने बैंक का बैंक कौन है? RBI के पास रिज़र्व करेगा। करेक्ट। तो CRR में बैंक RBI के पास एक अमाउंट कैश रिज़र्व करता है। अब कितना अमाउंट रिज़र्व करता है, कैसे क्या होता है, चलिए उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। तो बैंक रिज़र्व करता है अपने NDTL का 4% ऑफ NDTL। अब ये NDTL कौन सी बला है? मतलब कि एक टॉपिक क्लियर नहीं होता है, दूसरा पॉइंट फिर से आ जाता है ना। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तो CRR, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉब्लम थी, चलिए वो समझ में आया, तो ये CRR क्या हो गया। अब इसको जैसे ही थोड़ा सा समझ में आया, ये NDTL नई प्रॉब्लम आ गई। तो NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ ना NDTL, तो आप सोचोगे हैं ये होता है NDTL। एक दिन में बैंक में जितने भी डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट मतलब कि अगर टर्म डिपॉजिट की बात किया जाए, डिमांड डिपॉजिट की बात किया जाए, हर तरह के डिपॉजिट आप समझ लो, उससे जितना भी विड्रॉल हो रहा है वो आप हटा दो। जो भी लोन जा रहा है या फिर जो अपने ही अकाउंट से लोग पैसे निकालते हैं वो सब हटा दो। तो जितना भी नेट डिपॉजिट होता है ना, उसी को आप NDTL बोलते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे कि लेट्स सपोज़ ये बैंक है मेरा, हमारा बैंकर्स हब बैंक है। यहाँ पे एक कस्टमर आए 1 लाख की FD करा गए। एक ने अपने अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में, एक ने करेंट अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट किया। एक पर्सन है, उन्होंने RD करा ली 1 लाख की। टोटल 4 लाख हो गए बैंक के, डिपॉजिट 4 लाख। अब एक कस्टमर थे, उन्होंने यहाँ से विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज़ अपने सेविंग अकाउंट से। एक कस्टमर ने 50,000 रुपीज़ अपने करेंट अकाउंट से विड्रॉ किया। अब FD RD आज जो बनी है एटलीस्ट 7 डेज़ बाद ही वो आप तुड़वा सकते हो, तो आज के आज नहीं तुड़वाओगे ना। हाँ, पहले से कोई FD चल रही थी, उन्होंने अपनी वो FD तुड़वा के 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया। तो विड्रॉ हुआ आपका 2 लाख का टोटल और आपके डिपॉजिट हुआ था 4 लाख। तो अभी आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है NDTL वो है 2 लाख। तो बैंक को इस 2 लाख का 4% कैश रिज़र्व करना होता है RBI के पास। तो इसी को कहते हैं कैश रिज़र्व रेशियो। अब अगर SLR की बात की जाए तो बस आप इसका ऑपोजिट कर दो। बैंक कैश रिज़र्व करेगा लेकिन RBI के पास नहीं, खुद के पास, तो उसे कह देते हैं SLR। SLK मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, शायद मेरे मन में SR क्यों घूम रहा होगा इसीलिए। तो SLR, बैंक खुद के पास जो अमाउंट NDTL का रिज़र्व करता है उसे कहा जाता है SLR। तो मैं आइए यहाँ पे आपको समराइज्ड वे में लिख देती हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी इजी रहे और लर्न करते टाइम भी, आपको रिवाइज़ करते टाइम भी बहुत इजी रहे।
कैश रिजर्व करेगा आरबीआई के पास। और एसएलआर में क्या होता है, बैंक कैश रिजर्व करेगा कहाँ पे, इटसेल्फ। मैंने इटसेल्फ इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो, अगर मैं बैंक ही लिख देती तो आप सोचते कि अपने बैंक में रिजर्व करेगा या फिर दूसरे के बैंक में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इटसेल्फ टर्म मेंशन किया है। अब कितना रिजर्व करेगा, 4% ऑफ NDTL। और SLR में कितना रिजर्व करेगा, 18% ऑफ NDTL। अब बात किया जाए कि ये बैंक कब डिपॉजिट करते हैं, एवरीडे या फिर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो ये होता है एवरीडे। ये भी बैंक को डेली डिपॉजिट करना रहता है। अब ये किस एक्ट के अंदर आता है, क्या आरबीआई कभी भी मुंह उठा के बोल देता है कि चलो भाई पैसे रिजर्व करो मेरे पास, हफ्ता निकालो, इस तरह करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लॉ है प्रॉपर। ये आपका जो CRR है ये आपका मेंटेन होता है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में। अब SLR की बात की जाए तो ये भी आपका आरबीआई एक्ट। अब जैसे मैंने आपको CRR जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था बस उसका आप ऑपोजिट कर दो। जैसे बैंक आरबीआई के पास जमा करता है पैसे, तो इसमें बैंक खुद जमा करेगा। आरबीआई एक्ट 1934 में भी ये रजिस्टर है और ये सेक्शन 42 में आता है। तो आप इसे सेक्शन कौन सा करेंगे बताइए जल्दी। यस, 24 में ये मेंशन है कि बैंक को डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक तो जो कैश रिजर्व करता है आरबीआई के पास, तो उसे कैश ही रिजर्व करना होता है। क्या एसएलआर जो वो खुद के पास मेंटेन करता है उसे कैश के फॉर्म में ही रिजर्व करना होता है? यस, बैंक जैसे इसमें सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गोल्ड के फॉर्म में, इस तरह बैंक रिजर्व कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। मैं अब तो सोचती हूँ कि ये सेशन लाइव हुआ करे जिससे कि आप अपने डाउट्स पूछ सको मुझसे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अभी मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्दी जल्दी इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बैंकर्स हब, एस्पिरेंट्स हब आपका भी चैनल है, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिससे कि मैं जल्दी आपके साथ लाइव सेशन भी अटेंड कर सकूँ। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि क्या बैंक की हर ब्रांच CRR या फिर SLR अपना मेंटेन करती है, कैसे क्या होता है? जैसे अगर बात किया जाए यूपी में ही, तो SBI की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, राइट? तो क्या हर ब्रांच को डिपॉजिट करना रहता है? तो बिल्कुल नहीं, हर ब्रांच को नहीं। जो एक मेन ब्रांच होती है, लेट्स सपोज अगर पूरे यूपी में बात किया जाए तो कानपुर में 20 ब्रांच है SBI की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़्यादा ही ब्रांच होंगी कानपुर में। फिर लखनऊ में 30 ब्रांचेस हैं। तो जो इसकी हेड ब्रांच होगी, मेन ब्रांच होगी, कानपुर की मेन ब्रांच और लखनऊ की मेन ब्रांच, सारी ब्रांचेस जो पैसा रहेगा मेन ब्रांच को देगा, फिर मेन ब्रांच जो है वो आरबीआई तक पहुँचाएगी पैसा। ठीक है, और ये जो होता है एवरीडे, मतलब मेंटेन तो करते हैं लेकिन हर फोर्टनाइट में, मतलब 14वें दिन पैसे आरबीआई तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डीप इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अब चलिए अब आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की, जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। पर उससे पहले मैं आपका एक और छोटा सा डाउट, आई डोंट नो कि आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर डाउट क्लियर करना चाहूँगी। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो ऑब्वियसली मेरे मन में तो बहुत सारे डाउट्स आते थे, क्लियर करने वाले कोई नहीं होता था, तो मुझे बहुत सारे सोर्सेस को फॉलो करना पड़ता था ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जनरली मेरे मन में एक डाउट रहता था कि लेट सपोज NDTL है, एक दिन का है 1 लाख रुपीज़, या फिर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल 100 रुपीज़ लेती हूँ कि बैंक का एक दिन का पूरा NDTL है 100 रुपीज़। ये कोई बड़ा बैंक नहीं है, ये हमारा छोटा सा एस्पिरेंट्स हब बैंक है।
ठीक है, मैं ही इसकी मालकिन हूँ, मेरा ही बैंक है ये। तो हम मेरा एक दिन का NDTL है 100 रुपीज़। तो कैसे मुझे रेपो वो CRR मेंटेन करना है, कैसे SLR मेंटेन करना है, क्या मुझे पहले 4% इसका निकाल देना है, फिर रेस्ट अमाउंट से 18% निकालना है, इस तरह मेंटेन करना है। तो ये डाउट मेरे मन में बहुत आता था, या फिर पहले SLR निकाल देना है, अपने लिए पैसे रख लेना है। मतलब जैसे मैं इसका 96 रुपीज़ बचे 4% हटा के, तो क्या मुझे अब 96 रुपीज़ का 18% निकालना है? तो इस तरह मेरे मन में डाउट रहता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। 18% प्लस 4% आप टोटल 22% निकालोगे 100 रुपीज़ का। ये 22 रुपये फर्दर आप 4% एंड 18% में डिवाइड करके अपने पास RBI के पास और अपने पास जमा करोगे। इस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में ये डाउट आया हुआ तो, इनकेस नहीं भी आता है तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बीइंग ए बैंकिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे, इनडायरेक्ट टूल्स, रेपो रेट की बात करते हैं। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट जनरली हम सब लोग सुनते हैं, एक रेट होता है जिसमें RBI बैंक्स को लोन देता है। अब आप बताइए ये कितना सही है? एक्चुअली यही है इसकी डेफिनेशन कि जब भी बैंक्स को लोन चाहिए तो बैंक RBI से रेपो रेट में लोन ले सकते हैं। एट प्रेजेंट रेपो रेट आपका चल रहा है 4%। तो 4% में आप, अब ये कितने टाइम के लिए होता है लोन, ये चलिए मैं आपको इधर ही बता देती हूँ जिससे मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। तो रेपो रेट को रीपरचेज ऑफर लोन भी कहा, ऑफर रेट भी कहा जाता है रेपो रेट को। इसमें RBI लोन देता है बैंक्स को। अब ये लोन कितने टाइम के लिए देता है? ये 1 डे से मैक्सिमम 15 डे तक देता है। देन ये 15 डेज़ का फिर एक्सटेंशन देता है। 15 डेज़ का एक्सटेंशन करते करते ये मैक्सिमम आप 5 एक्सटेंशन ले सकते हो। तो टोटल आप बताओ कितना टाइम हो गया? 75 डेज़ ये हो गए, और 15 डेज़ ऑलरेडी बैंक आपको दे चुका है। तो ये आप एक दिन से समझो 90 डेज़ तक के लिए ले सकते हो। आप नहीं, मतलब बैंक्स 90 डेज़ के लिए। ओके, और मिनिमम इसमें जो कैपिटल बैंक देता है वो मिनिमम 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़ आप बैंक्स ले सकते हैं, 5 करोड़ से कम नहीं। और मैक्सिमम कितना? 0.5% ऑफ NDTL। ठीक है, तो इसके लिए RBI सिक्योरिटी भी बैंक से लेता है। ऑब्वियसली बिना सिक्योरिटी के तो पैसे में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। पापा बेटे के बीच में जब पैसे का पूरा क्लियर हिसाब होता है तो वो तो फिर RBI है। तो RBI बैंक से सिक्योरिटी लेता है, उसके बदले में बैंक को लोन देगा। मिनिमम 5 करोड़ का लोन बैंक ले सकता है, मैक्सिमम 5% ऑफ NDTL ले सकता है, 0.5%। और बैंक 1 डे से लेके 15 डेज़ तक के लिए ये पैसा ले सकता है। देन 15 डेज़ का एक्सटेंशन करते करते 5 एक्सटेंशन मैक्सिमम बैंक ले सकता है। और टोटल ये होते हैं 1 डे टू 90 डेज़। अब बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट की बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन बताते हैं कि RBI से लोन बैंक लेता है मोर देन 90 डेज से 1 ईयर तक का। आप बताओ क्या ये सही है? नहीं, तो इसका डेफिनेशन एक्चुअली ये नहीं होगा। रेपो रेट जो होता है ना, ये आपको 1 डे से लेकर के 90 डेज, शॉर्ट में आप कह सकते हो कि 90 डेज़ तक का ये लोन आपको मिल जाता है एट 4% रेट। अब 90 डेज़ बाद भी अगर आप लोन रीपे नहीं करते हो ना, अगर आपने रीपे नहीं किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है बैंक रेट में। 91st डे से 1 ईयर तक। फिर बैंक रेट एट 4.25% के हिसाब से RBI आपको चार्ज करने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 90 दिन के बाद लोन ले सकते हो क्या बैंक से?
तो ये आपका जो रेपो रेट पे लोन रहता है ना, वही कन्वर्ट हो जाता है बैंक रेट पे, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका मेंशन रहता है बैंक रेट, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 में, ठीक है। और इसे लॉन्ग टर्म लोन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट में तो मतलब मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसकी बहुत गलत डेफिनेशन बताते हैं। बच्चे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक लोन देता है आरबीआई को। अब आप बताओ, आरबीआई सारे बैंक्स के पापा हैं, कभी हुआ है कि आप अपने पापा को लोन दे दो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप पापा खुद, उनको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, पापा के पास इतना बैकअप है कि पापा अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास एडिशनल पैसा हो तो आप अपने पापा को दो कि पापा ठीक है, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, आप इसको रख लो, आप बदले में सेफ्टी भी करोगे मेरे पैसे की और इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा। तो ये होता है एक्चुअल में, बैंक जो होते हैं अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रख देते हैं, बदले में आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। तो ये होता है एक्चुअल में, ओके। तो आप ये बोलना बिल्कुल बंद कर दें कि बैंक लोन देता है आरबीआई को। एक्चुअल में लोन नहीं होता, वो बैंक आरबीआई को अपना एक्सेस मनी रखने को देता है, जिसके बदले में बैंक इंटरेस्ट भी लेता है, ओके। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट बता दिया। अब एमएसएफ की बात कर लिए। एमएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ में आरबीआई लोन देता है, आरबीआई लोन देता है, किसको देता है? बैंक्स को देता है। कितने टाइम के लिए देता है? मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए। इसे आप ओवरनाइट लोन भी कह सकते हो। और ये इसमें मैक्सिमम या मिनिमम कितने रुपीस लेगा? तो मिनिमम ये 1 करोड़ का लोन बैंक्स आरबीआई से ले सकते हैं और मैक्सिमम 2% ऑफ एनडीटीएल तक का ही बैंक्स अवेल कर सकते हैं आरबीआई से। लेकिन फ्रॉम 31 मार्च 2022 से ये हो गया है कि 3% ऑफ एनडीटीएल भी बैंक अडॉप्ट ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं अभी तक। अब एमएसएफ का ज़रूरत क्या था, जब ऑलरेडी इतने सारे मतलब हमारे पास रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और हमारे पास बैंक रेट सारी चीज़ें थी, तो फिर ज़रूरत क्या था एमएसएफ का? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, कि जब बैंक के पास, मान लीजिए अगर बैंक्स को नीड होता है किसी भी तरह के लोन का आरबीआई से, तो बैंक के पास ऑप्शन है रेपो रेट 4%, बैंक रेट 4.25% में है, एमएसएफ भी अभी 4.25% में है। तो बैंक किस रेट पे, बैंक को कौन सा लोन लेना चाहिए? बैंक को आरबीआई से रेपो रेट लेना चाहिए, या फिर बैंक रेट पे, या फिर एमएसएफ पे लोन लेना चाहिए? आप बताइए। जबकि रेपो रेट में अभी 4% ही है, इनमें 4.25% है दोनों में। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि रेपो रेट पे। लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया कि रेपो रेट पे आपको लोन मिलेगा सिर्फ और 5 करोड़ का मिनिमम। अब मान लीजिए बैंक्स को ज़रूरत है 1 करोड़ का, तो वो क्यों 5 करोड़ का लोन लेंगे 4% पे? इसलिए कम्प्लीटली डिपेंड करता है इसका आंसर कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे कभी भी किया जा सकता है। अब एमएसएफ के बारे में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि एमएसएफ में कैसे बैंक और आरबीआई के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। तो एमएसएफ में सिर्फ वही बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं जिनका साथ में आरबीआई के साथ एसजीएल अकाउंट होता है। अब एसजीएल क्या होता है? एसजीएल अकाउंट होता है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट
ये एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें जो बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं सारी डीमैट फॉर्मेट में, मतलब कि ई फॉर्मेट में सब रखा रहता है, सारी चीज़ें लॉकर में रहती हैं एसजीएल अकाउंट में। तो आरबीआई उन्हें चेक करता है, उसके बिहाफ में ही एमएसएफ के लिए लोन देता है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात करूँगी आपसे ओएमओ के बारे में, या फिर उससे पहले मैं आपको चलिए ओएमओ ही बता देती हूँ। ओएमओ क्या है? ओएमओ मैं इधर आपको बताती हूँ। ओएमओ आपने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना है? अभी आपको पता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गिरता है तो अभी जापान में जब बहुत सालों पहले हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था तो आज तक उसका इम्पैक्ट वहाँ से गया नहीं है, अभी भी लोगों में वो दिखता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही आप समझिए कि ओएमओ एक ऐसा वेपन है, आरबीआई का ऐसा टूल है कि जब सारे टूल्स फेल हो जाते हैं तो आरबीआई ये ओएमओ यूज़ करेगा, और ओएमओ कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। ओएमओ होता क्या है? तो ओएमओ बेसिकली है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब ये कैसा ऑपरेशन है? आरबीआई क्या मार्केट में किसी का ऑपरेशन कर देता है? नहीं, इसके अंदर आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब ये कैसे वर्क करता है? लेट्स सपोज आरबीआई है, आरबीआई देख रहा है कि मार्केट में पैसा ही पैसा है भाई, अब पैसा कैसे कम करे, इन्फ्लेशन आ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन है। अब आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई को मनी फ्लो कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो बेच देता है, सेल करेगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो बैंक खरीदेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि एक तो अच्छे इंटरेस्ट उससे रिटर्न मिलते हैं, ऊपर से आरबीआई वो सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है, तो बैंक्स अपना पैसा डाल देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो आरबीआई पैसा एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट से, और ये जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल हो जाता है। अब एक सिनेरियो है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में क्या है? डिफ्लेशन है, पैसा ही नहीं है, लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, डिमांड ही नहीं है, और मंदी आ रही है, तो ये सिचुएशन भी बहुत ख़राब होती है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मनी इंजेक्ट करता है मार्केट में। अब कैसे करता है? आरबीआई खरीदता है, बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम बैंक्स। जैसे बैंक्स के पास मान लीजिए 1 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? इसको 6 मंथ्स में ही मान लीजिए ख़रीदना चाहता है आरबीआई, तो एक तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, कोई 1 साल के लिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका प्रॉफिट बैंक को 6 मंथ्स में ही मिल रहा, तो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेच देती है। तो इस तरह आरबीआई मार्केट में पैसा डाल देता है। तो ये पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बता दिया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई मार्केट से पैसा एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के लिए आरबीआई बैंक को सेल करता है, ठीक है, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई को मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना होता है, और इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम बैंक। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि एब्जॉर्व करता है, जब पैसा मार्केट में ज़्यादा होता है, मार्केट से पैसा निकालने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है, जिससे मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आता है। और अगर डिफ्लेशन है, मतलब मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो आरबीआई मार्केट में पैसा डालता है, इंजेक्ट करता है। पैसे डालने के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ती हैं
बैंक से। तो ये आपको मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बता दिया है। यहाँ पे मैं जो आपका मैंने एक चार्ट बनाया है उसमें मैं समराइज़ करके लिख देती हूँ। आरबीआई बाइज या फिर सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब LAF की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी तक आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन आपको आइडिया नहीं लगा होगा कि LAF होता क्या है। मान लीजिए कि ऐसा है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्फ्लेशन आपका हद से ज़्यादा है, या फिर डिफ्लेशन जो मंदी है वो भी हद से ज़्यादा है, तो RBI यूज़ करती है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को एक साथ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज कॉल्ड LAF, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आपको यही बताना है, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को एक साथ अगर यूज़ किया जाता है बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो उसे LAF कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इस तरह मैंने आपको पूरा इन्फ्लेशन टॉपिक मैं अभी बोल रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं अभी भूलने लगी हूँ चीज़ें, ऐसा लग रहा है। तो इस तरह की मैंने आपको पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दिया है। चलिए मैं बहुत जल्दी आपको क्विक रिवीजन एक करा देती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिया में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई। इसे बनाता है RBI मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली बनाता है और इसका पर्पस होता है डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 RBI के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं, पर ये हमेशा से नहीं था। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी जो कि ये सारे मनी फ्लो को रेगुलेट करती थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से आई है, जो कि 2016 में बनी थी, और फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी 3 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। और इससे पहले जब हमारी NDA गवर्नमेंट आई तो उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 मेंबर, RBI के 3 मेंबर्स हुआ करते थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि अब नहीं है। फिर मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए RBI 2 तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टूल्स, एक होता है इनडायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट टूल्स में आते हैं CRR और SLR, और इनडायरेक्ट टूल्स में ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आते हैं, जिसको मैंने फर्दर इलेबरेट किया। और साथ में मैंने इसमें आपको बाय मंथली कैसे कैसे मीटिंग होती है ये भी मैंने आपको बताया कि हर 2 मंथ में मीटिंग होती है, जिसमें कम से कम 4 बार तो मीटिंग होगी ही, और एक बार तो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 टाइम्स ही मीटिंग हुई थी। फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट टूल्स, जिसमें CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR एक साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि CRR होता है बैंक कैश रिजर्व करता है RBI के पास 4% रेट में, 4% NDTL का हर रोज़ मेंटेन करता है, और SLR क्या होता है कि बैंक खुद के पास मेंटेन करता है 18% ऑफ NDTL। NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो भी एक नेट डिपॉजिट होता है बैंक का एक दिन का पूरा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इधर। आप चाहे तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर मैंने इनडायरेक्ट टूल्स आपको बताया कि सबसे पहले तो रेपो रेट की बैंक RBI से लोन लेते हैं 1 से 15 डेज़ के लिए मैक्सिमम, देन उसे एक्सटेंशन 15 डेज़ का मिलता रहता है। मैक्सिमम आप मोटा बात करें तो 1 दिन से लेकर 90 डेज़ तक का लोन 4% रेट पे RBI से मिलता है बैंक को, जो रेपो रेट कहलाता है। फिर बैंक रेट मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ से लेकर 1 ईयर तक। फिर 90 डेज़ में भी अगर बैंक रीपे नहीं कर पाते लोन तो वो बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मैंने कंप्लीट इसका डिटेल्स भी बताया आपको। फिर रिवर्स रेपो रेट की बैंक अपना एक्सेस अमाउंट RBI के पास मेंटेन करता है, और RBI इसके बदले में बैंक को एक इंटरेस्ट रेट भी देती है। फिर मैंने आपको MSF बताया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, की RBI बैंक को लोन देता है 24 आवर्स के लिए, मतलब ओवरनाइट लोन, मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 2% या 3% ऑफ NDTL बैंक्स ले सकते हैं।
ये ओवरनाइट लोन है, सिर्फ 1 दिन के लिए। फिर इसके बाद मैंने आपको ओएमओ बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई मनी फ्लो करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय या सेल करता है, जिससे कि बैंक्स को, जिससे कि मार्केट में वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। फिर एलएएफ मैंने बताया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जब एक साथ यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे एलएएफ कहा जाता है। तो इस तरह मैंने आपको कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और ये मेरे लिए भी एक फीडबैक का काम करेगा। हर वीडियो में ये मैं आपसे बोलती हूँ, और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुँचाएँगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। इससे इन फ्यूचर में आपके लाइव वीडियोस भी ले पाऊँगी, तो जिससे एक 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँगी। अभी ये सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन रह जाता है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे एंड से मुझे सोचना पड़ता है कि आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना पड़ता है। अगर आप लाइव वीडियो अटेंड करोगे तो आप अपने डाउट्स लाइव वीडियो में पूछोगे और मैं उन्हें क्लियर भी करूँगी, तो वो एक मतलब सही रहेगा आपको पढ़ाने के लिए भी, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद नहीं आया हो तो ऑब्वियसली आप इस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कमियां भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है कि आप अपनी प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। तो मैं वो बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। साथ में आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस का या क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक को प्रिपेयर करके लिए आपके लिए वीडियो डालूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।